मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आलू की फसल को झुलसा रोग से होता है भारी नुकसान, करे समय रहते रोकथाम। पॉली हाउस में डच गुलाब की खेती करके कमाए अच्छी आय। राज्य के जिन किसानों ने आलू की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में सबसे अधिक नुकसान झुलसा रोग के कारण होता है, जो कि बड़ी तेजी से आलू की फसल में फैल जाता है और देखते ही देखते पूरी फसल को चपेट में ले लेता है। तो आलू की फसल में इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि समय रहते इस रोग के नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाएं। तो किस प्रकार से करें आलू की फसल में रोगों का नियंत्रण, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में सब्जियों के अंतर्गत आलू एक महत्वपूर्ण फसल है, लेकिन मौसम में लगातार उतार चढ़ाव होने से आलू उत्पादक किसानों के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। प्रदेश में गत कई दिनों से सुबह व शाम के समय ठंड एवं दोपहर में गर्मी का मौसम बना हुआ है। मौसम के अनुकूल न होने के कारण प्रदेश में आलू के पौधों की पत्तियों में फफूंद जनित रोग, अघेती और पिछेती झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। अगर इन रोगों का समय रहते पहचान कर नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को उत्पाद में भारी कमी हो सकती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अघेती झुलसा रोग के बारे में। यह रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक द्वारा होता है। अघेती झुलसा आलू का एक सामान्य रोग है जो आलू फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस रोग के लक्षण पौधों की निचली पत्तियों पर छोटे छोटे दूर दूर बिखरे हुए कोणीय आकार के चकते या धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। ये धब्बे तेजी से बढ़ते हैं और ऊपरी पत्तियों पर भी बन जाते हैं। आकार में बढ़ने के साथ साथ इन धब्बों का रंग भी बदल जाता है और बाद में ये भूरे व काले रंग के हो जाते हैं। सूखे मौसम में धब्बे कड़े हो जाते हैं और नम मौसम में फैलकर आपस में मिल जाते हैं। रोग का अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां सिकुड़कर जमीन पर गिर जाती है और पौधों के तनों पर भूरे काले निशान बन जाते हैं। रोग का असर आलू के कंदों पर भी पड़ता है, जिससे कंद आकार में छोटे रह जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किसान भाइयों को फसल चक्र अपनाना चाहिए तथा खड़ी फसल में बीमारी का प्रकोप दिखाई देने पर यूरिया 1% व मैंकोजेब 0.2% के घोल का छिड़काव प्रति हेक्टेयर के दर से करना चाहिए। इसके अलावा आप 10 दिन के अंतराल पर कार्बेडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% WP मिश्रण का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पिछेती झुलसा रोग के बारे में। यह रोग फाइटोफथोरा नामक कवक के कारण फैलता है। आलू का पछेती अंगमारी रोग बहुत खतरनाक है। यह रोग आलू की पत्तियां, शाखाओं और कंदों को नुकसान पहुंचाता है। वातावरण में नमी व बादल छाए रहते हैं और कई दिनों तक बरसात होती है। तब इस रोग का प्रकोप पौधे की पत्तियों के किनारे में शुरू होता है तथा पत्तियों की निचली सतहों पर सफेद रंग के गोले बन जाते हैं, जो बाद में भूरे व काले रंग के होकर पूरी पत्ती पर फैल जाते हैं तथा बाद में तने को भी अपनी चपेट में ले लेते हैं, जिससे पौधे की कोशिकाएं मर जाती हैं और इस बीमारी के कारण आलू के कंद आकार में छोटे रह जाने से उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए बुवाई से पहले मेटालस्कल फफूंदी नाशक दवा की 10 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर कंदों को आधे घंटे डुबाकर उपचारित करने के बाद छाया में सुखाकर बुवाई करना चाहिए तथा आलू की खड़ी फसल में
प्रोपिनेव 70% दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी या इसके अलावा कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने से इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। डच गुलाब की खेती करके प्रदेश के कई किसान अच्छी खासी आय कमा रहे हैं, क्योंकि बाजार में इसकी मांग भी बहुत रहती है और दाम भी अच्छे मिल जाते हैं। अगर आप भी डच गुलाब की खेती करना चाह रहे हैं तो किन किन पहलुओं को ध्यान में रखकर इसकी खेती करें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं बागवानी विशेषज्ञ संचिता घोष। मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो गुलाब के संरक्षित खेती होता है जो किसान भाई लोग करते हैं उसके बारे में। तो पहले हम लोग जो देखेंगे कि किस मिट्टी में ये गुलाब अच्छा होता है। दोमट मिट्टी सबसे इसके लिए अच्छा होता है लगाने के लिए। और हम लोग जो लगाते हैं खास तरह से जो तना कटिंग्स जो होता है, तना जो होता है उससे लगाते हैं और बडिंग से भी लगाते हैं। तो हम लोग को देखना चाहेगा कि तना जो होता है कटिंग्स वो लंबाई में 10 से 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसमें दो से 3 गांठें भी होना चाहिए। और उसको हम लोग फिर पाउडर फॉर्म में मार्केट में आता है रूटेक्स बोल के, उसमें थोड़ा सा वो जो कट करने के बाद थोड़ा सा उसमें डिप करके फिर हम लोग लगाएंगे। फिर जब जड़ पकड़ लेगा वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके बाद एक डेढ़ साल के बाद वो हम लोग मेन वहाँ पे पॉली हाउस में पहले तो बेड प्रिपेयर करना होगा, उसके बाद ट्रांसप्लांट करेंगे। पॉली हाउस आकार में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जलवायु के अनुसार इनका आकार व आवश्यक चीजें चुन ली जाती हैं। अधिकतर पैड और फैन वाले पॉली हाउस गुलाब की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि इनमें तापमान को आवश्यकता के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। गुलाब की खेती से लाभ लेने के लिए बाजार की मांग के अनुसार इसकी प्रजातियों का चयन कर खेती करनी चाहिए, जो कि विभिन्न रंगों की होती है। गुलाब की लाल रंग की प्रजातियाँ फर्स्ट रेड, ग्रांड गाला, कैरामिथा, बेंडी, एस्केडा रेफिला। गुलाबी रंग की प्रजातियों में कीस, मेलाडी, सोनिया, विवाल्डी, प्रोफिटा। नारंगी रंग की प्रजातियों में लैम्बार्ड, नोबलेस, क्रीम। पीले रंग की प्रजातियों में गोल्डन टाइम, आल समीर गोल्ड, टेक्सास, पोपिलोन। किसान भाइयों, आप इन किस्मों का चयन कर इनकी खेती कर सकते हैं। तो जो बेड प्रिपेयर करने के लिए पहले उसमें हम लोग बेड की जो लंबाई होगी वो आवश्यकता अनुसार होगा, और जो 1 मीटर चौड़ाई होगी और वो 30 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी। उसको पहले से अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, मिट्टी की तैयारी अच्छे से करना होगा, तभी जाके अच्छे से फूल मिल सकता है हमको। इसके लिए ये मिट्टी को पहले जो कंपोस्ट होता है वो 20 से 30 केजी होना चाहिए, और जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश होता है वो 30:30:40 अनुपात में मिलाया जाता है ग्राम पर मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष में। फिर नाइट्रोजन एक बार और जो 40 ग्राम होगा उसको फिर से 2 बार में डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग किसान भाइयों, पौधे अधिकतर बगैर मिट्टी के होते हैं और उनको लगाते समय पौधे की जड़ें फैलाकर पौधे लगाने चाहिए। जड़ें एक जगह इकट्ठी होने पर पौधे अच्छी तरह से वृद्धि नहीं कर पाते। पौधों को लगाते समय जड़ों की चारों तरफ की मिट्टी को अच्छी तरह से दबा दें, जिससे जड़ों के पास हवा न रह जाए। गुलाब के अधिकतर कलम किए पौधे लगाए जाते हैं। इसमें पौधे की कलम की जगह हमेशा मिट्टी की सतह के ऊपर रहनी चाहिए। पौधे लगाने के तुरंत बाद पौधों को पानी दें या पौधों के ऊपर पानी छिड़काव करें। और जो होता है मल्टीप्लेक्स भी 2 ml प्रति लीटर में मिला के उसको हम लोग अच्छे से स्प्रे करेंगे, तो जो न्यूट्रिएंट का जो अच्छे से डिफिशियंसी वगैरह होता है वो सब दूर हो जाते हैं और अच्छे हम लोग फूल पाएंगे। और इसमें जो गुलाब में जो सबसे मतलब
मुख्य बीमारी है वो है डाई बैक। तो ये डाई बैक जो है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो गुलाब की जो कटाई छटाई होता है उसके बाद उसके वो कट पोर्शन में हम लोग बोर्डेक्स मिक्सचर डाल देंगे, थोड़ा सा पेस्ट बना के, तो फिर उसमें इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद हम लोग ब्लू कॉपर का जो होता है वो स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इससे हम लोग जो डाई बैक है उससे बच पाएंगे। पौधों को लगाने के कुछ समय बाद पौधों की बढ़वार होने लगती है, फूल भी आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अच्छे फूल उत्पादन और पौधे को मजबूती प्रदान करने के लिए शुरुआती अवस्था में पौधों को निचली शाखाओं व बन रही कलियों की कटाई छटाई कर देनी चाहिए। पानी की मात्रा ग्रीन हाउस के तापक्रम, नमी तथा रोशनी के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए पानी की मात्रा मौसम के अनुसार बदलती रहती है। और सिंचाई जो होता है वो हम लोग 1 हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। और जो निकाई गुड़ाई होता है वो 10 मतलब लगाने के 10-12 दिन बाद कर सकते हैं। और ऐसे वैज्ञानिक पद्धतियों में अगर हम खेती करेंगे, उपज होगा वो होगा 150 से 300 जो कटे पुष्प होता है पर मीटर स्क्वायर में, पर ईयर में होता है। और इसको हम लोग जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये कटे पुष्प के अनुसार में या फिर गुलदस्ता में और पुष्प सज्जा में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये जो वैज्ञानिक पद्धति है इसको उपयोग करें और अच्छे से उपयोग। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, अपने राज्य में गाय भैंसों का पालन बड़ी संख्या में किया जाता है और पशुपालकों को इस समय पशुओं के आहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। नहीं तो थोड़ी सी भी लापरवाही की गई तो पशुओं के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन में गिरावट हो जाएगी। इसलिए पशुपालक किस प्रकार से अपने पशुओं के लिए आहार प्रबंधन करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RPS बघेल। किसान भाइयों, आप अपने दुधारू पशुओं के लिए अधिक से अधिक दूध उत्पादन के लिए और किस प्रकार से उसमें लागत कम हो, किस प्रकार से आहार प्रबंधन करेंगे। साथियों, ये मौसम ऐसा हो गया है जबकि हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और कई जगह बरसीम की पैदावार। ऐसी परिस्थिति में आपको सोचना है कि हम पशु के ऊपर कम से कम खर्चा किए कैसे अधिक से अधिक उत्पादन ले। तो आपको मैं बताना चाहूँगा साथियों, अगर इस मौसम में पशु को पर्याप्त मात्रा में हरा चारा खाने को मिल जाए तो आप मान के चलिए कि 4 किलो तक दूध उत्पादन के लिए पशु को किसी भी प्रकार के आहार खिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारा वैज्ञानिक विधि से आपको कहना है कि अगर उनको पर्याप्त मात्रा में हरा चारा खाने को मिल रहा है तो 3 किलो से 4 किलो तक दूध उत्पादन के लिए किसी भी प्रकार के सांद्र आहार, पशु आहार देने की आवश्यकता नहीं है। पर पर्याप्त मात्रा में हमको पता है कि बरसीम का चारा हो सकता है खाने के लिए उपलब्ध न हो, इसलिए अगर हरा चारा है, बरसीम का चारा है, तो आप देखिए 4 किलोग्राम 5 किलोग्राम तक दूध उत्पादन के लिए किसी प्रकार के सांद्र आहार की आवश्यकता नहीं है। पशुओं का संतुलित आहार प्रबंधन। ठंड के मौसम में पशुओं के संतुलित आहार का समुचित प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिलने पर पशु कमजोर हो जाते हैं और उन्हें ठंड लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हरा चारा के ऊपर अगर आप पशुपालन करेंगे तो आपके दूध उत्पादन की होने वाली लागत कम होगी। परंतु अगर आपके पास हरा चारा नहीं है तब आप क्या करेंगे, ये भी सोचने की बात है। उस परिस्थिति में आपके पास पशु को खिलाने के लिए भूसा, जो कि गेहूं का भूसा हर जगह उपलब्ध है, या कि धान का चारा हर जगह उपलब्ध है, उसको कुट्टी बना के या कि गेहूं के भूसे को आप पर्याप्त मात्रा में खिला सकते हैं। परंतु अब यहाँ पर आपको संतुलित सांद्र आहार खिलाना अति आवश्यक रहेगा, तभी पशु का उत्पादन अधिक होगा और उस पर होने वाली लागत कम होगी। अगर पशु को खिलाने के लिए केवल गेहूं का भूसा है, आपके पास चराने के लिए जगह नहीं है, चारा उपलब्ध नहीं है, तो आप मान के चलिए कि गेहूं के भूसे के साथ कम से कम 1.5 किलोग्राम सांद्र आहार
पशु के रखरखाव के लिए और प्रत्येक 3 किलोग्राम दूध के लिए गाय में और 2.5 किलोग्राम दूध उत्पादन के लिए भैंस में 1 किलोग्राम सांद्र आहार अतिरिक्त खिलाना पड़ेगा और तभी उसका दूध उत्पादन अच्छा होगा। दुधारू पशुओं को प्रोटीन युक्त संतुलित आहार देना चाहिए, जिसको आप अपने स्तर पर बनाकर पशुओं को खिला सकते हैं। इसके लिए मुख्य अवयव इस प्रकार से हैं। सांद्र आहार बनाने के लिए आपको हम बहुत साधारण तरीका बता रहे हैं। अनाज की दलिया 1/4 भाग, चुनी 1/4 भाग, चोकर 1/4 भाग और खली 1/4, और इसमें आप 1 किलोग्राम नमक और खनिज मिश्रण जरूरी है, प्रयास करें मिल जाए। 2 किलो खनिज मिश्रण मिलाइए और एक बहुत अच्छा संतुलित सांद्र आहार बनेगा, जो कि आप पशु को खिलाएं तो आपके पशु का उत्पादन अच्छा होगा, पशु का प्रजनन अच्छा होगा और आपको वो पशु काफ़ी लाभकारी होगा और उससे होने वाला दूध उत्पादन कम लागत में होगा, आपको अधिक लाभ मिलेगी। इसके अलावा साथियों, पानी का विशेष महत्व है। अगर आप पानी नहीं पिलाएंगे पशु को तो दूध कहाँ से आएगा? दूध का 90% भाग तो पानी होता है, तो पशु को पानी पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। अगर आप ठंडा पानी पशु को पिलाएंगे तो हो सकता है पशु पानी कम मात्रा में पिएगा और जब कम पिएगा तो दूध का उत्पादन भी कम होगा। इसलिए कि पशु को ताज़ा पानी पिलाएं। ताज़ा पानी पिलाएंगे ठंडा कम रहेगा, पशु पर्याप्त मात्रा में पिएगा और दिन में कम से कम 3 बार पानी अवश्य उसको पिलाएं। पशु का आहार भी अच्छा होगा, पशु के अंदर आहार का चयापचय भी अच्छा होगा और उससे दूध उत्पादन बढ़ेगा। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मंडोर, जिला भरतपुर के कृषक जय करण ने। आप मसूर की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो जय करण जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मसूर में 2-3 कीड़े बहुत परेशान करते हैं, जैसे कि मसूर में फली छेदक है और उससे पहले जब जैसे ही दाना भरने लगता है, फली होने लगता है तो लाही का प्रकोप भी होता है और कभी कभी दीमक का भी प्रकोप होने लगता है। इस कीट का प्रकोप उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां पर बुवाई से पूर्व बरसात का पानी भरा रहता है और मृदा भारी या चिकनी हो। इस कीट की गिडारें देखने में हल्की स्याही या गहरे भूरे रंग की तैलीय होती हैं। छूने पर ये लटें गोल घुंडी बनाकर पड़ जाती हैं, जो ढेलों के नीचे छिपी रहती हैं और रात को बाहर निकलकर पौधों को भूमि के सतह के पास से काट देती हैं। यदि एक सूंडी प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में पौधे की वनस्पतिक अवस्था में दिखाई दे तो आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये बताते हैं कि दीमक का प्रकोप होने से, दीमक या कटुआ कीट का प्रयोग होने से क्लोरपाइरिफॉस नामक जो तरल है उसका 4 से 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बना के ज़मीन पर डाला जाए तो कटुआ कीट और दीमक का प्रबंधन हो सकता है। फली भेदक, इसका प्रकोप पत्तियों व पुष्पों की अपेक्षा फलियों पर सर्वाधिक होता है। इस कीट की छोटी सुंडी फसल की कोमल पत्तियों को खुरच कर खाती हैं और द्वितीयक सुंडी संपूर्ण पत्तियों, कलियों और पुष्पों को खाती हैं। तृतीयक अवस्था की सूंडी फली में गोलाकार छिद्र बनाकर मुंह अंदर घुसाकर दाने को खा जाती हैं। एक वयस्क सूंडी 7 से 16 फलियों को क्षतिग्रस्त कर सकती है। जो फली छेदक है उसका प्रकोप होता है, तो सबसे ज़्यादा जो फली छेदक है उसका प्रकोप होता है। इससे क्या होता है कि फली में छेद करके ये दानों को खा जाते हैं और 30 से 50-60% तक आपका जो फसल है उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो फली छेदक के प्रकोप होने पर इमामेक्टिन बेंजोएट जो है ये 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव किया जा सकता है। क्लोर अंट्रानिलिप्रोल या फेम नामक
फ्लोबेंडामाइड जो है ये दोनों में से कोई एक दवा 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करके इन सब से बचाव किया जा सकता है। ये 2-3 कीड़े हैं जिनका आप अगर बचाव करें तो मसूर की खेती बढ़िया हो सकती है। इस कीट की रोकथाम हेतु आप अपने खेतों में फेरोमोन ट्रैप 10 से 12 प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाएं, जिनके प्रयोग से कीटों का प्रकोप कम हो सकता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 50 से 60 बर्ड पंच लगाना चाहिए ताकि चिड़िया उन पर बैठकर सूढ़ियों को खा सकें। गर्मियों में गहरी जुताई करने से कीट के कोशक मर जाते हैं। इस तरह से बिना रासायनिक दवा का, बिना किसी दवा का प्रयोग किए हुए किसान भाई फली छेदक के आक्रमण से मसूर के फसल को बचा सकते हैं। जैसा कि शीत ऋतु में मसूर होता है और जब घना कोहरा और ठंड बढ़ जाता है तो लाही का समस्या होने लगता है, और जब लाही 1-2 भी हो तो इसमें समस्या बढ़ने लगती है। ऐसे में किसान भाइयों को थोड़ा चौकन्ना रहना है, अपने खेतों की निगरानी करनी है और बढ़िया से देखना है। अगर लाही का प्रकोप हुआ है तो ऑक्सीडिमेटोन मिथाइल या ऑक्सीडिमेटोन मिथाइल का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, या इमिडाक्लोपिड 17.8 SL का जो दवा है 0.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@news18.com।
इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।